हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभा चौधरी है और मैं आज से आपको हिंदी साहित्य के हिंदी के 9वीं से लेकर 12वीं तक के सारे पाठ पढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं आपको हिंदी साहित्य भी करवाऊंगी। अब सबसे पहले 9वीं क्लास का पाठ है दो बैलों की कथा। सबसे पहले प्रेमचंद का परिचय। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। इसमें हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार की गद्य लेखन का प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, जिया और उसी अभिव्यक्ति उन्होंने कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलित का शोषण और समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का बहुत व्यापक है। उन्होंने मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों की अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा और सीधे और सापेक्ष में कहना उनका प्रेमचंद के लेखन की बहुत प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल और सजीव और मुहावरेदार थी तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया। दो बैलों की कथा। अब पाठ परिचय बता देती हूँ मैं आपको। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। देखिए जैसे ये लाइन है, जैसे स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती है, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार प्रकोप रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी। साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद ने किस कहानी में पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का प्रयोग किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये दो बैलों की कथा में। अब हम आइए शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन को या उसकी निरापद सहिष्णुता को ये पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनानास ही सेहनी का रूप धारण कर लेती। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी भी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। चाहे जितना गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी भी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई पड़ती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने कभी उसे खुश होते हुए भी नहीं देखा। उसके चेहरे पे एक विषाद स्थायी रूप से बना रहता है। सुख दुख, लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सब उसमें पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सबके सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है, वह उससे कम ही गधा है। वह है बैल, जिसका
जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी अर्थ में मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के 2 बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पूछा जा सकता है बैलों की जाति कौन सी थी? पछाई। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिन साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों सामने सामने या आसपास थे, एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे से मन की बात कैसे समझी जा सकती है, श्रेष्ठता का हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी एक गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित हो। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे और कभी विग्रह के नाते तो केवल कभी विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी और कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते और हर वक्त एक ही चेष्टा रहती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर और संध्या को दोनों खुलते एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, दोनों नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है कि झूरी एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों में पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते और पगाइयाँ पकड़कर आगे खींचता, फिर दोनों को पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो सींग उनके नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। हमने तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर भूखे थे, लेकिन उन्हें नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, आज वह छूट गया। वह नया घर, नया गांव, नया आदमी और उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की और एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए, तथा जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगाहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। पगाहे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ देगा। पगाहे उन्हें कहते हैं जिससे हम गाय या बैल को बांधते हैं ना, खूंटा, वैसे ही कुछ पगाहे होते हैं। पर दोनों ने उसमें इतनी दूनी शक्ति आ गई कि एक झटके से दोनों की रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उन्होंने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और प्रेम आलिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। घर और गांव में लड़के जमा हो गए।
उन्होंने तालियां बजा बजा कर स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व होने पर भी महत्वपूर्ण थी। कौन सी घटना पूछा जा सकता है। इसका मतलब कि दोनों बैल वापस आ गए। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों वीर पशुओं का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़ और कोई भूसी। ये लाइन हो सकती है। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। तो दूसरे ने समर्थन का, इतनी दूर तक अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। तो इसका प्रतिवाद करने पर किसी का साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री बैलों को द्वार पर देख जल उठी। बोली, कैसे नामक हराम बैल है। एक दिन वहां काम के लिए काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम, क्यों चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। आक्षेप का मतलब होता है आरोप। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खाना खिलाना जानते हो, और सभी तो पानी पिला पिला कर रखते। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भले इसीलिए कि वे तुम लोगों जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़कर जूतते भी हैं। ये दोनों कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खल्ली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, चाहे मर जाए। वही हुआ। मजूर को कड़ी तक दी गई कि बैलों को खाली भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं। आशा भरी आंख से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। मालकिन मुझे मार ही डालेगी। गुड़ चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाला। वह ज्यादा सहनशील था। तो पूछा जा सकता है कि हीरा और मोती में से ज्यादा सहनशील कौन था। तो हीरा। संध्या के समय पहुंचकर दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना हुआ। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उन्हें टिटका कर दोनों उड़ने लगते और यह मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर भी मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंख ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता और इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारता मारता थक गया। वह किसके लिए आया है। गया के लिए। दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार फिर उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। डंडे किस पर बरसाए गए। हीरा पर। हल लेकर भागा। हल रस्सी जोता हुआ सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में पड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। किसने कहा। हीरा ने। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है, मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं, कुछ मजा चखा दूं। लाठी लेकर आ रहा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं एक दो को भी मार कर गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले जाने में कुशल हुई कि उससे इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टल जाना ही मसालत है।
आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया जाता। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी ने उनकी भूख तो क्या शांत हुई, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है। यहाँ किसी भी सज्जन क्या वास है। लड़की भैरू की थी। लड़की के पिता का क्या नाम था? भैरू। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी। इसीलिए वे दोनों बैलों को इस प्रकार से आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान मतलब स्थान पर। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत यह थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते। मगर दोनों की आंखों में वही रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आधा सींग उठाकर फेंक दूं? कौन कह रहा है? हीरा कह रहा है। मोती कह रहा है, जानते हो कि वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, वह उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूं? वही जो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, भूल जाते हो? हीरा ने कहा है, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? इसका उपाय है। पहले इस रस्सी को चबा लें, फिर ये झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे और मोटी रस्सी ना मुंह में आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों ने पूंछ खड़ी हो गई। उन्हें एक ने माथा सहलाया और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिए और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, बस इसी पर सहन संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दद्दा, ओ दद्दा। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भाग चले। गया ने पीछा किया। वे और तेज हो गए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ लोग आदमियों को साथ लेने के लिए लौट आए। दोनों मित्रों ने भागने का मौका मिल गया, दौड़ते तथा सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी ना रहा। किसी परिचित मार्ग से आए थे इसका भी पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों ने एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तो तुम भी तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। कौन कह रहा है? मोती। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर भी खड़ी थी। चरने लगे। रह रहकर आहट लेते और कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, फिर एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। उसे क्रोध भी आया। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। उसे सामने आ पहुंचा था। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन ना भिड़ जाने से भी जान बचती नजर नहीं आती थी। इन्हीं की तरफ आ रहा था। इतनी भयंकर सूरत। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी या कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती ना सुनेगा। भाग क्यों ना चले?
भागना कायरता है तो फिर क्या यहीं मरो मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है। और जो दौड़ाए फिर उसके सामने कोई उपाय जल्दी। उपाय यही है कि दोनों जन एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेड़ देता हूँ, तुम पीछे से रग दो। हम दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्रों ने जान हथेली पर लेकर लपके। सांड भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था, वह भी एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। हीरा ने ज्यों ही झपटा तो मोती ने पीछे दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों के सींगों से गिरा दूं, पर दोनों भी उस्ताद थे, उसे वे अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल में आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने उसके दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र दूर तक उसे पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार में कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचें। वो सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 1-2 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर ही था, निकल पड़ा। मोती सिंचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह भाग ना सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि साथी संकट में है तो लौट पड़ा और फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्रों को काजी हाउस में बंद कर दिए गए। आज मित्रों हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। कल बाकी भाग कल।